हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे और उस विचारक का नाम है अरस्तू। तो दोस्तों, हम देखते हैं अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तू से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि अरस्तू से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया, परंतु प्लेटो का संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तू के द्वारा किया गया। अतः दोस्तों, मैक्सी अरस्तू को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहता है। तो अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा? मैक्सी ने। दोस्तों, जिसके निम्न कारण है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? इसका पहला कारण क्या है? वो ये है, विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में तथ्य एकत्रित किए गए। दोस्तों, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान प्रदान करने का कार्य भी अरस्तू ने किया और अरस्तू ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक रखा। अरस्तू नीति शास्त्र को व्यक्तिगत भलाई का शास्त्र और अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र कहता है। अरस्तू यथार्थवादी विचारक है। राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तू ने, जो एक यथार्थवादी विचारक है। ये दोस्तों कैटलीन का कथन है। कैटलीन ने कहा था कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तू सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। अरस्तू की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो है आगमनात्मक और तुलनात्मक। ये दोनों अरस्तू की अध्ययन पद्धति है, जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अरस्तू ने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो उसका आंसर होगा अरस्तू ने। दोस्तों, अरस्तू ने सरकार के अंगों का निरूपण किया। अरस्तू ने सरकार के 3 अंग बताए: नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक। अरस्तू के यही अंग आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण एवं संतुलन की रूपरेखा बनी। दोस्तों, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तू ने क्या किया? कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। अरस्तू परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। इसी आधार पर अरस्तू को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को, क्योंकि अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। राजनीतिक संस्थाओं को अरस्तू ने आर्थिक आधार
प्रदान किया। दोस्तों, अरस्तु ने ही नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के आधुनिक विचार का जन्मदाता कहा जाता है। ये दोस्तों अरस्तु की कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें से पहली पुस्तक है नगर राज्य, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, निकोमेनियन एथिक्स, ऑन द पाइथागोरियंस। ये अरस्तु की पुस्तक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जब अरस्तु ने लिखी थी, इससे पूर्व उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसलिए अरस्तु की अध्ययन पद्धति को तुलनात्मक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। अरस्तु का प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण। दोस्तों, अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण किया और ये वर्गीकरण प्लेटो की एक पुस्तक है स्टेटमेन से लिया गया। एक विचारक है दोस्तों फोस्टर। फोस्टर का एक कथन है, अरस्तु शुद्धतः सिद्धांतकार था, प्लेटो नहीं। ये किसने कहा? ये फोस्टर ने कहा था। इसके बाद केनी का एक प्रसिद्ध कथन है, द पॉलिटिक्स एक पिछड़ी हुई बेमेल रचना है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अरस्तु ने प्लेटो के दार्शनिक शासक के विचार को अस्वीकार किया। हमने पिछले वीडियो में ये अध्ययन किया था कि प्लेटो दार्शनिक शासक पर अत्यधिक बल देता है, जिसको अरस्तु अस्वीकार करता है। और अरस्तु दार्शनिक शासक के स्थान पर विधि के शासन या कानून का शासन पर विचार करता है। इसीलिए अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। प्लेटो राजनीतिक दर्शन, जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। दोस्तों, प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक है, जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। दोस्तों, प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो है निगमनात्मक। निगमनात्मक का अर्थ है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, जबकि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और अरस्तु की दूसरी अध्ययन पद्धति है तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक। आत्मा को प्लेटो प्रत्यय कहता है, आइडिया, जबकि अरस्तु आत्मा को स्वरूप कहता है, फॉर्म। अरस्तु ने ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई, अर्थात मानव गतिविधियों की 3 श्रेणी बताई है अरस्तु ने, सैद्धांतिक, उत्पादक और व्यवहारिक। प्लेटो राज्य के 3 वर्ग बताता है। प्लेटो राज्य के 3 वर्ग बताता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जबकि अरस्तु राज्य के 6 अंग बताता है। कितने अंग बताता है? 6 अंग बताता है। पहला है कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली, पुरोहित और शासक। आगे देखते हैं दोस्तों। अरस्तु कहता है कि मनुष्य जब पूर्ण हो जाता है तो वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है। ये प्रसिद्ध कथन है अरस्तु का, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा कि मनुष्य जब पूर्ण हो जाता है तो वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये कहा था अरस्तु ने।
आगे देखते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु का राज्य सावयवी या आंगिक राज्य है। इसका निर्माण नहीं बल्कि इसका विकास हुआ है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है। दोस्तों, अरस्तु राज्य को एक नैतिक संस्था बताता है। अरस्तु कहता है कि पहले परिवार बना और फिर ग्राम बने और ग्राम से फिर राज्य बना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। दोस्तों आगे देखते हैं मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु कहता है राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण जो है वो अंश से पूर्व आता है। संपूर्ण अंश से पूर्व आता है, अर्थात शरीर पहले और अंग बाद में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अरस्तु राज्य को साहचर्यों का साहचर्य कहता है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद प्लेटो राज्य व्यक्ति का विराट रूप। प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, जबकि अरस्तु कहता है कि राज्य परिवार का विराट रूप है। इसके बाद दोस्तों जो अरस्तु है, अरस्तु कहता है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। और दोस्तों अरस्तु कहता है कि राज्य परिवारों का विराट रूप है, जबकि अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। अरस्तु कहता है कि अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है। युद्ध का उद्देश्य है शांति। अरस्तु कहता है कि युद्ध का ध्येय क्या है? शांति, जबकि श्रम का ध्येय अवकाश है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तु ने श्रम का ध्येय क्या बताया? अवकाश। अरस्तु कहता है कि नागरिक वह होगा जो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करेगा। भागीदारी के लिए तर्क, बुद्धि व सद्गुण अपेक्षित है तथा इनके विकास के लिए अवकाश होना आवश्यक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्लेटो दास प्रथा के संबंध में मौन था, परंतु अरस्तु दास प्रथा के संबंध में बताता है। अरस्तु कहता है, अरस्तु दास प्रथा का कट्टर समर्थक है। अरस्तु कहता है कि दासता अस्थायी है। अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक है। अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक है और अरस्तु दास प्रथा का कट्टर समर्थक है। अरस्तु कहता है कि दासता अस्थायी है। एक विचारक है कार्ल पोपर, इसका एक कथन है और वो कथन ये है, अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को रूढ़िवादी व प्रतिक्रियावादी मानता है। तो यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को रूढ़िवादी व प्रतिक्रियावादी कौन मानता है? तो आंसर होगा कार्ल पोपर। अरस्तु का जो दास है वह कार्ल मार्क्स का सर्वहारा नहीं है, क्योंकि सर्वहारा फैक्ट्री का मजदूर होता है। अरस्तु से पहले होमर ने दासता का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार दास की स्थिति स्वामी व पशु से अलग है, भिन्न है। दोस्तों
अरस्तु दास्ता के दो प्रकार बताता है। एक है स्वाभाविक दास्ता, एक है वैधानिक दास्ता। बर्लिन का ये प्रसिद्ध कथन है। बर्लिन प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा कहता है, जबकि बर्लिन अरस्तु को लोमड़ी की श्रेणी में रखता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लेटो को जंगली चूहा, कांटेदार जंगली चूहा किसने कहा? बर्लिन ने कहा। जबकि अरस्तु को लोमड़ी की श्रेणी में किसने रखा? बर्लिन ने। दोस्तों, अरस्तु विधि के शासन पर बल देता है, जहाँ प्लेटो व्यक्ति के शासन, व्यक्ति का शासन मतलब दार्शनिक राजा को महत्व देता है, वहीं अरस्तु कानून के शासन या विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्च मानता है। इसी कारण अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तु को संविधानवाद का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह विधि के शासन या कानून के शासन को सर्वोच्च मानता है। दोस्तों, अब देखते हैं अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार। प्लेटो शासक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद लागू करता है। प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं अरस्तु संपत्ति को उदात्त गुणों के विकास के लिए आवश्यक मानता है तथा प्लेटो का विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो संपत्ति को महत्वपूर्ण मानता है। नहीं, प्लेटो संपत्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता, जबकि अरस्तु संपत्ति को महत्व देता है। परंतु साथ ही अरस्तु ये भी कहता है कि बहुत अधिक संपत्ति एकत्र करना उसी प्रकार गलती होगी जैसे बहुत भारी हथौड़ा बनाना। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा कि बहुत अधिक संपत्ति एकत्र करना उसी प्रकार गलती है जैसे बहुत भारी हथौड़ा बनाना। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। दोस्तों, नागरिकता का ग्रीक पर्याय पोलितिया है। क्या है? पोलितिया। नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? अरस्तु ने किया था।